जय जिनेन्द्र। मित्रों, ओसवाल एजुकेशन ट्रस्ट और भारतीय जैन संगठन के द्वारा आयोजित इस संयुक्त कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं गुजराती में बोल रहा था और सडनली हिंदी में बोलने लगा हूँ, तो ये सुनील भाई का आदेश है कि मैं हिंदी में बोलूँ। वैसे मेरी भाषा भी हिंदी है, लेकिन आज ये सुनील भाई ने मुझे सवेरे एक सुखद समाचार दिया कि पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और इसे यूट्यूब के ऊपर जो है रखा जाएगा और पूरे देश के सिर्फ जैन समाज के ही माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं, समस्त 6 कम्युनिटीज़ के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये देख सकेंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। सुनील भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि क्योंकि हिंदी समझना हम सब के लिए कोई मुश्किल नहीं है और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो इंग्लिश या गुजराती में भी अपन बात कर सकेंगे। हम आपकी परमिशन से ये कार्यशाला हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये स्लाइड पर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये विषय है इस कार्यशाला का। और मित्रों, मैं यदि आपकी जगह बैठा होता, डाइस पर नहीं, मैं यदि ऑडियंस में होता, तो ये स्लाइड देखकर मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उभरते कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यदि सचमुच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 में कंप्लीट हो गया था, तो क्या ये राइट्स तब से हमारे पास अवेलेबल थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि नहीं, ये तो होगा, लेकिन हमें तो सरकार ने 2.5 साल पहले 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने ये दर्जा दिया, उसके बाद शायद हमें ये अधिकार मिले हों। कुछ हम में से शायद ऐसा भी सोचते हों कि आनंदीबेन ने 3 महीने पहले हमें ये दर्जा दिया गुजरात में, तो अब शायद ये अधिकार मिलेंगे, इसलिए ओसवाल ट्रस्ट ने निरंजन जुआ को आज हमारे लिए बुलाया। मित्रों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सचमुच में मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है उसमें कागज़ पर ज़्यादा होता है और वास्तव में कम होता है, तो कहीं कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसे अनेक प्रश्न जिनको हम यहाँ आज एड्रेस करेंगे और शाम तक उन सब पर संपूर्ण रूप से विगत से और आपकी संतुष्टि के हिसाब से उस पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये परिचय सत्र है। आपकी किट में एक एजेंडा रखा है, आपने देखा होगा। मैं निवेदन करता हूँ किट खोल के आप एजेंडा देखिए। पहला हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, इसका विषय है क्लैरिटी ऑन आर्टिकल 30। बंधारण के या संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या उल्लेखित है अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, उससे संबंधित ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। लेकिन इसमें हम मात्र आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, माइनॉरिटी के जैन समाज के लिए मायने क्या हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए मायने क्या हैं, और जो आर्टिकल 30 में लिखा है या जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो अधिकार क्या हैं और उनका जो है हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम भारतीय जैन संगठन ने विशेष रूप से आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है, तो ये संस्था भारतीय जैन संगठन ये क्या है, इसका परिचय भी संक्षिप्त में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम भारतीय जैन संगठन, अभी रमणीक भाई ने भी बात की, ये कल्पना बहन ने भी बात की भारतीय जैन संगठन की। सर्वप्रथम मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी किट में 2 समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं हर महीने भारतीय जैन संगठन के, वो आपके किट में हैं। यदि आप निकालेंगे तो लेटेस्ट इश्यू जो परसों ही प्रकाशित हुआ और आज आपको यहाँ वितरित किया गया है, जिसमें वो उस समाचार की या अंक की थीम जो है वो हमारे फाउंडर्स
श्री शांतिलाल जी मूथा को समर्पित है। मैं आपको बहुत सहर्ष ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाली 15 अगस्त को हमारे संस्थापक आदरणीय मूथा जी का जन्म दिवस है। हम सभी मिलकर उनकी दीर्घायु होने की कामना करें और एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए प्रभु से मंगल कामना करें। मित्रों, शांतिलाल जी मूथा का जब नाम आता है तो वो मात्र जैन समाज का एक व्यक्तित्व नहीं है, एक पूरे देश का महान व्यक्तित्व है। और आज इस देश में जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उनमें वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट। ही इज़ ए विजनरी पर्सन। और मात्र क्योंकि भारतीय जैन संगठन में जैन लगा हुआ है, इसलिए कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मात्र जैन समाज के लिए काम करने वाली संस्था है। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल दूंगा, उससे आपको आइडिया आएगा कि ये संस्था किस तरीके से संपूर्ण देश के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ी हुई संस्था है। और आदरणीय मूथा जी का जो विजन है वो है जैन्स फॉर इंडिया। जैन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अविरत रूप से किस तरह से जुड़ें, उसके लिए ये संस्था काम करती है। मित्रों, पिछले 31 वर्षों से ये संस्था अविरत रूप से काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सामाजिक संस्थाओं का आयुष, उनकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है और बहुत सक्सेसफुली काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो आदरणीय मूथा जी जो इसके संस्थापक हैं, ये उनका कमाल है कि ये संस्था दिन रात प्रगति कर रही है और मात्र प्रगति नहीं कर रही है, अपितु राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ी हुई ये संस्था है। मित्रों, 3 क्षेत्र के अंदर ये संस्था काम कर रही है: सोशल डेवलपमेंट, डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड स्कूल इनिशिएटिव्स। मित्रों, डिजास्टर रेस्पॉन्स की यदि बात करें तो कच्छ भुज के आप लोग जितने भी हैं यहाँ, आपके लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर होती हैं और उन्हें एड्रेस भी किया जाता है। हजारों संस्थाएं ऐसे समय में जुड़ती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हम जुड़ते हैं। लेकिन भारतीय जैन संगठन की कार्यप्रणाली प्राकृतिक आपदाओं में कुछ डिफरेंट है। मूथा जी का विजन है कि जो आम तौर पर काम किया जाता है रिलीफ का, रेस्क्यू का, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, उसके साथ अनेक सामाजिक समस्याएं या सामाजिक आपदाएं उत्पन्न होती है, जिस पर सरकारें नॉर्मल कोर्स में फोकस नहीं कर पाती क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं होता है। इसलिए भारतीय जैन संगठन जैसी संस्था उन जो सामाजिक समस्याएं उस प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी होने वाली हैं, उस पर फोकस किया जाता है, उस पर कंसंट्रेट किया जाता है। और उनको सिर्फ कंसंट्रेट ही नहीं किया जाता, उसका सॉल्यूशन लाया जाता है। और क्योंकि आपदाओं के अंदर बहुत द्रुत गति से, बहुत फास्ट स्पीड से काम करने की आवश्यकता होती है, तो वो भारतीय जैन संगठन की खास शैली है। आपकी सूचना के लिए, आप में से अधिकांश जानते भी हैं कि जब कच्छ भुज में 2001 में भूकंप आया, धरतीकंप हुआ, उस समय मात्र 90 दिनों में 368 टेम्परेरी स्कूल्स were built by भारतीय जैन संगठन and delivered to गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। उस साल उन बच्चों का जो है स्कूल खराब नहीं हुआ, उनका शैक्षणिक सत्र खराब नहीं हुआ, वो समय से एग्जाम दे पाए। जबकि गुजरात सरकार, क्योंकि आनंदीबेन उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो ये चाहती थी कि यहाँ इस एरिया के, भूकंप ग्रस्त एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स नहीं होंगे। इस तरह का डिसीजन जो है सरकार के द्वारा लिया जाना था। लेकिन आदरणीय मूथा जी ने आनंदीबेन को कहा कि आप ऐसा मत करिए, मैं व्यवस्था आपको करके देता हूं। और पहला स्कूल मात्र 26 जनवरी को धरतीकंप हुआ और 13 दिन के अंदर पहला स्कूल जो है सरकार को डिलीवर किया गया। ये भारतीय जैन संगठन की विशेषता है। अगर मैं सिर्फ भूकंप के ऊपर ही बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलने को है कि शायद मैं 2 घंटे तक जो है भारतीय जैन संगठन की कार्य प्रणाली मात्र नैसर्गिक आपदाओं में या प्राकृतिक आपदाओं में क्या होती है उसके ऊपर मैं बोल सकता हूं। लेकिन सैल्यूट टू आदरणीय मूथा जी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के साथ जो है वो जा रहे हैं और मात्र पूरे इस देश का एकमात्र एनजीओ
जिसके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया है। ये गौरव जो है मात्र भारतीय जैन संगठन को है, और क्योंकि ये जैन समाज की संस्था है तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मित्रों, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स आप सब शैक्षणिक संस्थाओं से हैं, हम शैक्षणिक संस्थाएं खोलते हैं, हम शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करते हैं। अभी जैन समाज, अभी जो बहन यहाँ कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि पिछले 200 वर्षों से जैन समाज शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन कर रहा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चैरिटी के लिए जैन समाज जो है शैक्षणिक संस्थाएं पिछले 200 वर्षों से चलाता रहा। ये सब बात हम जानते हैं, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए जो है गौरव की बात है कि इस देश को जिस तरीके से उत्थान होना चाहिए उसमें जैन समाज का योगदान मात्र स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता पूर्व से था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। किंतु दो चीज़ें जो हैं वो अलग अलग है, एक है चैरिटी और एक है क्वालिटी। आदरणीय मूथा जी ने ये देखा कि जैन समाज की जो संस्थाएं पुराने समय से काम करती हुई आ रही हैं, वो आज भी उनकी ट्रस्टियों में सोच बदलने की आवश्यकता है। ये कहीं चैरिटी से हटकर समय की मांग के अनुरूप क्वालिटी पर आनी चाहिए, तो ही हम सस्टेन कर पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे। और जो हमें रेपुटेशन समाज से मिलती है बिकॉज ऑफ दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो स्टैंड करनी चाहिए। ऐसी सोच आदरणीय मूथा जी के अंदर आई और उन्होंने एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करना शुरू किया। सॉरी, एक सेकेंड। एक नई संस्था का गठन आदरणीय मूथा जी ने किया, शांतिलाल मूथा फाउंडेशन, और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां उसके अंदर हो रही है। शायद यदि मैं ऐसा क्लेम करूं कि इस तरीके का काम पूरे देश में अन्य कोई संस्था या सरकारी संस्था नहीं कर रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, थोड़ा सा मैं उसका डिटेल, क्योंकि आप शैक्षणिक संस्थानों से हैं, इसलिए देना आवश्यक समझता हूँ। सर्वप्रथम वैल्यू एडेड एजुकेशन। हम सब जानते हैं हमारी यहाँ भी सरकारी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ न कुछ होता है, लेकिन व्यवहारिक नैतिक शिक्षा जो है वो हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है। आदरणीय मूथा जी ने ये पाया कि वैल्यू एजुकेशन देना इस देश के युवाओं को मात्र आवश्यक नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के युवाओं को जो है ये शिक्षा देने की आवश्यकता है। और किसी भी देश के, देखिए पूरे विश्व में 200 से अधिक कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें कहीं भी नैतिक शिक्षा युवाओं को देने के लिए कोई सर्टिफाइड या बेस्ट क्वालिटी का सिलेबस आज भी मौजूद नहीं है। पिछले 8 वर्षों से मूथा जी इस पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर काम कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या है वो मैं आपको जस्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। बीड़ जिला महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बैकवर्ड जिला भी है, और आदरणीय मूथा जी स्वयं बीड़ जिले से हैं। बीड़ जिले के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल लगभग 500 के आसपास आज से 8 साल पहले सरकार की परमिशन से स्वयं भारतीय जैन संगठन के पे रोल के टीचर्स, जिन्हें ये एक सिलेबस डेवलप करके वैल्यू एजुकेशन का टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, और वो पिछले 8 वर्ष से वो सभी टीचर्स, लगभग 350 टीचर्स हैं, वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम होते तो बहुत क्लेम करते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन मूथा जी की कार्यप्रणाली ऐसी नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल संस्थाओं को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को और भी अमेरिका के कुछ संस्थानों को, एनसीईआरटी को इनवाइट किया, वैल्यू एजुकेशन का इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई, और वो सब काम जो है समय समय पर होते हैं। और ये मात्र सिलेबस बना देना इतना आसान नहीं है, इस पर अनेक महानुभाव जो इस देश के या इंटरनेशनल रेपूट के व्यक्ति भारतीय जैन संगठन के पे रोल के ऊपर एज ए रिसर्चर वहाँ पर जो है सेवाएं देते हैं। यदि आप भारतीय जैन संगठन के पुणे ऑफिस में जाएंगे, आदरणीय रमणीक भाई बहुत बार गए हैं, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि हम तो रिलायंस के कॉरपोरेट ऑफिस में आ गए, किसी सामाजिक संस्था के कार्यालय में नहीं है। मित्रों, 2-2, 3-3 लाख रुपए
जिनकी सैलरी मंथली हो, ऐसे लोग जो हैं वो मूथा जी के साथ काम करते हैं। और अभी खुशी की बात यह है कि देखिए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और जो अविरत एक व्यक्ति लगा हुआ है कि नहीं ये मैं करके ही रहूँगा, महाराष्ट्र सरकार ने अब पिछले साल से, लास्ट एकेडमिक ईयर से, प्रत्येक जिले, महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले के एक क्लस्टर, प्रत्येक जिले के एक क्लस्टर मतलब एक क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर ये सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब सरकारी टीचर उसे पढ़ाएंगे और उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम भारतीय जन संगठन करता है। इस तरीके से बहुत बड़ा काम। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इस देश में 14 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस देश में लगभग 14 लाख सरकारी स्कूल्स हैं। अब आप सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होती है। क्वालिटी, बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स है तो पावर नहीं है, लाइट नहीं है, कंप्यूटर है तो बंद पड़ा हुआ है, बिजली नहीं है। अगर सब कुछ है तो टीचर पढ़ाता नहीं। ये स्थिति सरकारी स्कूलों की आज भी है। इतने देश हमारे, इतने वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र हो गए, इवन देन ये स्थिति है। आदरणीय मूथा जी का एक स्वप्न है, मात्र स्वप्न नहीं, क्योंकि मूथा जी रात में स्वप्न नहीं देखते, वो सिर्फ दिन में देखते हैं। इन 14 लाख स्कूलों की क्वालिटी कैसे सुधारी जाए उस पर वो कार्यरत है और इसमें भी सफलताएं मिल रही है मित्रों। और हम चाहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर युवाओं को अच्छी क्वालिटी मिली, देखिए आज भी हमारा देश ग्रामीण देश है, गाँवों का देश है। अधिकांश जनता आज भी गांवों में रहती है। वो युवा जिसे अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम इस देश के एक अच्छे सुदृढ़ देश के निर्माण की कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये विचार मूथा जी के मन में है और इसके लिए वो जो है दिल से काम कर रहे हैं। मित्रों, ये लास्ट सेशन में ये हम क्या काम कर रहे हैं, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, कंक्लूडिंग सेशन में फिर से इस पर आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय जन संगठन का विजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखिए, टू कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया समाज और उत्थान के विकास से, जिसमें हम सबका सहयोग हो, हम सबका कंट्रीब्यूशन हो और मात्र कंट्रीब्यूशन नहीं, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन हो। और इसके लिए हम निश्चित तौर पर प्रयासरत हैं और आप सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें मिले। वो किस तरीके से मिलेगा वो बात भी हम जो है कंक्लूडिंग सेशन में आपसे करने जा रहे हैं। मित्रों, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और माइनॉरिटी विषय पर अब आते हैं कि विषय को भारतीय जन संगठन ने हाथ में क्यों लिया। ऐसा क्या था कि भारतीय जन संगठन ने अपने कार्यक्रमों की बास्केट में ये कार्यक्रम और जोड़ा। मित्रों देखिए कि ये हमें लगभग 2 साल, 27 जनवरी 2000 इसमें 14 को हमको ये स्टेटस केंद्र सरकार ने दिया। ये जब हमें स्टेटस मिला तो हमने ये पाया कि आम तो पूरे देश के जैन समाज को इस विषय के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बहुत जानने की जैन समाज के सदस्यों को उत्सुकता भी नहीं है। जो क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, वो भी कहीं नज़र नहीं आती है। और तीसरी बात, बहुत सारे कंफ्यूज इस विषय को लेकर भी रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे इस समाज के सदस्य साधु संत ये चाहते थे कि ये स्टेटस अपने को नहीं लेना चाहिए, कुछ चाहते थे लेना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन्स बहुत थे, उन्हें भी मतलब जो है शंका कुशंकाओं का समाधान आवश्यक था। इसके लिए भी हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिया। मित्रों देखिए, और जितने भी अधिकार या लाभ हैं वो समाज तक पहुंचाने के लिए ऐसी कोई संस्था जो राष्ट्र स्तरीय संस्था हो और जैन समाज के परिवार तक, भैया ये नहीं चलेगा, उसमें ही जरा बदल के दो ना, बैटरी बदल के दो, तरीके का जो है सोच के साथ भारतीय जैन संगठन ने नेशन वाइड माइनॉरिटी बेनिफिट्स अवेयरनेस कार्यक्रम आप सभी के लिए या पूरे समाज के लिए, सिर्फ गुजरात या किसी राज्य के लिए नहीं, अपितु
संपूर्ण देश के जैन समाज के लिए ये कार्यक्रम लाया गया। अभी ऐसा सोचा जा सकता है कि साहब क्लेम करना बहुत इजी है कि हम राष्ट्र स्तर पर काम करेंगे, लेकिन क्या हम सचमुच पूरे देश में काम कर सकते हैं? मित्रों, जवाब है कि निश्चित तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जैन संगठन एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। इसका कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जिसके माध्यम से एटलीस्ट जैन समाज जहां रहता है, जिन राज्यों में, ऐसे कम से कम 14 या 15 राज्यों के अंदर हम इफेक्टिवली बहुत प्रभावशाली तरीके से ये कार्यक्रम ये मिशन पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकारों की हो, वो जो है आप तक पहुंचनी चाहिए, उसकी सूचना आप तक जानी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। और ख़ास करके जैसा अभी डॉक्टर मेहुल ने कहा था कि 80% के आसपास जो बेनिफिट हैं या मैक्सिमम बेनिफिट हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हैं। देखिए, 2 सेक्टर के अंदर ही सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट हैं। या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो बेनिफिट मिल रहे हैं, या विद्यार्थियों को वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो वो बेनिफिट्स आप तक पहुंचाना, उसकी सूचनाएं आप तक पहुंचाना, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वर्कशॉप में हमें ये बात भी करना कि दिस इज द प्रॉपर टाइम फॉर जैन समाज टू कम इनटू क्वालिटी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी चैरिटी का समय नहीं है। हम अच्छी संस्थाएं जो क्वालिटी वाली संस्थाओं हों, जिन्हें हम प्रीमियर संस्थाएं कह सकते हैं, ऐसी संस्थाओं का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भारतीय जैन संगठन क्या करना चाहता है, आपको किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है, वो भी हमारा उद्देश्य है। और इस विषय पर भी हम आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, माइनॉरिटी क्या है, इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। आप सब जानते हैं कि जब माइनॉरिटी का दर्जा क्लेम करने के लिए जैन समाज में एक मुहिम चलाई गई, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ। एक पार्ट ऐसा था पूरे देश के समाज का जो इसका विरोध करता था, और एक पार्ट, कुछ समूह, कुछ लोग, कुछ साधु संत, कुछ महान लोग समाज के, वो ऐसा चाहते थे कि नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस तो हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। मित्रों, जो विरोध करते थे, वो विरोध क्यों करते थे, वो यदि हम समझेंगे तो बहुत क्लियर पोजीशन हमारे सामने आएगी। विरोध करने वालों का लॉजिक ये था कि अगर हम ये माइनॉरिटी स्टेटस लेते हैं तो हम उन लोगों के साथ खड़े कर दिए जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और एटलीस्ट जैन समाज के लिए ये स्थिति जो है वो शोभनीय नहीं होगी। सामाजिक स्तर पर हम ऐसी जातियों के साथ खड़े हो जाएं, ये जैन समाज के लिए शोभा की बात नहीं होगी। इस तरह का लॉजिक लेकर वो अनेक वर्षों तक विरोध करते रहे। लेकिन मित्रों, वस्तु स्थिति क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ, ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं जिनका बंधारण के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उल्लेख है। वन इज माइनॉरिटी एंड अनदर इज रिजर्वेशन। देखिए, रिजर्वेशन जो है वो जातिगत आधार पर मिलता है। जितना भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन के अधिकार हैं वो उनके जातिगत अधिकार हैं, जबकि माइनॉरिटी जो है वो जातिगत आधार पर नहीं मिलती है, माइनॉरिटी धर्म के आधार पर मिलती है। देखिए, दोनों में बहुत भेद है। हम सामाजिक स्तर पर उनके साथ कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जो माइनॉरिटी मिली है वो धर्म के आधार पर हमें माइनॉरिटी मिली है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। दूसरी एक बात और यहाँ समझने जैसी है कि जातिगत रिजर्वेशन में जो लाभ इन जातियों को मिल रहे हैं पिछले अनेक वर्षों से, जैसे एडमिशन इन स्कूल, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स, प्रमोशंस, हम सब जानते हैं, वो सिर्फ रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत ही उपलब्ध हैं। माइनॉरिटी के किसी भी केस में इस तरह की सरकार की कोई योजना नहीं है और इस तरीके का कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। तो लाभ की दृष्टि से भी देखें
तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइनॉरिटी और रिजर्वेशन, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए ये भ्रम में रहना कि हम आज भी हमारे समाज में ऐसे महानुभाव हैं जो इस बात को लेकर अभी भी विरोध करते हैं कि नहीं नहीं माइनॉरिटी तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि ये दोनों विषय ही अलग अलग हैं। मित्रों, हमें जो मिली है, केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2014 को हमें ये स्टेटस दिया, उसका आधार जो था वो रिलीजियन है। ये बात हम सब ध्यान में रखेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन कौन से आधार हैं उसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि आपको जो है माइनॉरिटी स्टेटस कैसे मिल सकता है और किन आधारों पर मिल सकता है। लेकिन जो दो ही आधार हैं, या तो रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है या लैंग्वेज के हिसाब से मिलता है। ये दो आधार हैं, लेकिन कास्ट बेसिस के ऊपर कोई माइनॉरिटी मिलती नहीं है। देखिए, ये दो आधार हैं और धर्म के आधार पर अभी तक 6 कम्युनिटीज़ को इस देश के अंदर माइनॉरिटी नोटिफाइड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। उसमें मुस्लिम समाज सबसे पहले है, फिर क्रिश्चियन समाज है, उसके बाद सिख, बौद्ध, पारसी और लास्ट में अभी जैन समाज को इसमें इंक्लूड किया गया है। और लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर जो मिलती है माइनॉरिटी, वो मात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही मिलती है, व्यक्ति विशेष को नहीं मिलती है। प्रावधान है देने का, लेकिन मात्र माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही मिल सकती है, लैंग्वेज के आधार पर या धर्म के आधार पर। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो ब्लू इंक में लिखा है, पहले इसे देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन माइनॉरिटी। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान किस तरीके का है, लेकिन इसमें कुछ कारणों से माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। यदि आप में से कोई जानना चाहेगा कि डिफाइन क्यों नहीं है ये माइनॉरिटी शब्द, तो उसका शायद संक्षिप्त में उत्तर देने का प्रयास जब ये सत्र समाप्त होगा तब अपन देने का प्रयास करेंगे। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 इनेक्ट हुआ, उसके बाद जितनी भी कम्युनिटीज़ को जो है ये माइनॉरिटी स्टेटस मिला है, माइनॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट मीन्स ए कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी कम्युनिटी को एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो इस एक्ट के तहत जो है नोटिफाइड करती है। मित्रों, एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर हम आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप में से किन किन ने पढ़ा, जरा हाथ खड़े करें। पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा हो, थोड़ा सा पढ़ा हो, प्लीज हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, 1 2 3 4, ओके। चलिए, कुछ लोग तो हैं यहाँ, 8-10 लोग हैं महानुभाव जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कम ज़्यादा पढ़ा है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इस देश को स्वतंत्र हुए अभी कितने 69 ईयर्स हो जाएंगे, ये 15 अगस्त को हैं 70 हो जाएंगे, लेकिन हमें वोट डालना आज तक नहीं आया, ऐसा कहते हैं और ये वास्तविकता भी है। मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको कम ज़्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम इन रियल सेंस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और हमारे देश का संविधान क्या कहता है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे जन समूह को संबोधित कर रहा हूँ जो इस देश की सर्वाधिक शिक्षित कम्युनिटी, ये गौरव हमें प्राप्त है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि जैन समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रमाण है और निश्चित रूप से हम हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देश के साथ, समाज प्रवाह के साथ जैसा जुड़ना चाहिए वैसा हम आज तक जुड़ नहीं पाए हैं। इस बात की वेदना कहीं हमारे मन में रहती है। मित्रों, ये प्रियम्बल, अपन कोई भी पुस्तक यदि उठाकर देखते हैं और पहला पृष्ठ खोलते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन होता है। हम कोई भी पुस्तक
उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसे अलग अलग शब्द भी हैं, परिचय भी बोलते हैं, आलेख है, आमुख है, प्रियम्बल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है मित्रों, ये पढ़ने जैसा है मित्रों। इसमें जो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है और समझने जैसा लिखा है कि हम भारतवासी विधि पूर्वक भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्र के गठन का, जो समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, ऐसे भारत का गठन करने का विधिवत प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आदि सम्मिलित हों। और ये देखिए इसकी भावना को समझना है, जिसमें ऐसा कहा गया कि इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो रहे और उनके पास वो सारे अधिकार हों। इसकी मूल भावना में जस्टिस यानी न्याय भी सब तरह का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, लिबर्टी, सब तरह का स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार और हमारा धर्म के अनुकरण का अधिकार। इसी तरह से इक्वलिटी, इस देश के समस्त नागरिक समान हों, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सबको समान अधिकार मिले और बंधुत्व की भावना जिसके मूल में हो, ऐसा संविधान मित्रों। और लास्ट की 3 जो सेंटेंस हैं, लाइनें हैं, वो पढ़ने जैसी है। ये संविधान किसी ने हम पर थोपा नहीं है। ये लिखा है कि 29 नवंबर 1949 को ये हमने इसे एडॉप्ट किया, इसे स्वीकार किया, हमने स्वयं के लिए इसे प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। ये किसी ने हम पर थोपा नहीं है, ये हमने जो है स्वयं को दिया है, स्वयं के लिए प्रस्तुत किया है। मित्रों, पूरे विश्व के किसी भी संविधान का ऐसा प्रियम्बल नहीं मिलेगा। ये गर्व की बात है हमारे लिए। और एक इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आप करने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप खुश हो जाएंगे और गदगद हो जाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट पढ़िए इसको। आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम में 137 महानुभाव थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। उसमें 10 महानुभाव जैन समाज के। मित्रों, आधा प्रतिशत जैन समाज की जनसंख्या सिंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस, और संविधान के निर्माण में हमारा हिस्सा 8%। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यही है कि हम राष्ट्र के प्रवाह में वैसे नहीं जुड़े। अदरवाइज ये मुझे आज शायद यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, इन 10 व्यक्तियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दी। मैं आपको और भी खुश कर सकता हूं इसमें। मैं खुश होना चाहते हैं? इन 10 लोगों में 4 जो महानुभाव वो गुजरात से। मित्रों, 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने ये दर्जा हमें दिया। बहुत तकलीफ के बाद हमें यह दर्जा मिला। वर्षों तक लड़ाई करनी पड़ी, बहुत सारे कारण हैं। अल्टीमेटली ये स्टेटस हमें मिला, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें वर्षों पूर्व मिल जाना चाहिए था। मित्रों, एक मिनट लूंगा। एक प्रश्न जहन में आना चाहिए कि ये दर्जा जो हमें वर्षों पूर्व मिल जाना चाहिए था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर इन रियल सेंस माइनर, तो फिर ये दर्जा इतने साल क्यों लगा? यहाँ जितने भी जवान भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा तो जो है इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है, उतने अधिक वर्षों लड़ाई लड़नी पड़ी। ये स्थिति जो है रही। ये मित्रों, ये एक इस बात की तरफ जो है इशारा करता है कि जैन समाज का इस देश के अंदर प्लेटफॉर्म जो है बहुत शेकिंग हो गया है। हमारा वो अस्तित्व अब पहले जैसा नहीं है। जो रेपुटेशन हमारी आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले थी, उसमें बहुत बड़ा, गुजराती में कहते हैं ना, गाबड़ा पड़ा है। वो इस तरीके का जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
इसे हमें समझने की आवश्यकता है। यदि जैन समाज के लोग अब भी नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में हमारे जैन कम्युनिटी के अस्तित्व के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। ये एक नई समस्या समाज के सामने खड़ी हो रही है जिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मित्रों, अभी मैं जब इनॉग्रल सेशन में कुछ कह रहा था तो मैं ये कह रहा था कि अब हमें माइनॉरिटी मिली है, अब हम इसका लाभ लेंगे, इस तरह की सोच हमारी है। लेकिन आप देखिए कि ये जो नीचे ब्लू इंक में लिखा है 27 जनवरी 2014 के पहले इन राज्यों ने, इनमें से मात्र 3 राज्यों ने बाद में दिए 27 जनवरी 2014 के बाद, लेकिन बाकी के 14 स्टेट्स ने ये माइनॉरिटी स्टेटस राज्य सरकारों ने जैन कम्युनिटी को बहुत वर्षों पहले दिया। ऐसे ऐसे राज्य हैं जिनका यदि मैं नाम लूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिन्होंने आज से 12 साल पहले ऑन एंड एवरेज जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। और हम वहाँ के राज्य में जैन समाज के सामने जब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में जैन समुदाय को कब दर्जा मिला, तो अगर 200-500 लोग बैठे हों तो मुश्किल से एक आध जना ये बोलता है कि साहब कब मिला ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि मिला है। ये स्थिति जो है हमारी जैन कम्युनिटी की है, विच इज सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री। यदि उसकी ये स्थिति है, मित्रों देखिए, हम लाभ की बात कर लेते हैं बहुत आसानी से, क्या मिलने वाला, खिस्से में क्या आने वाला। अभी ये देश स्वतंत्र हुआ, मेरी उम्र के भी काफ़ी लोग यहाँ हैं, अधिकांश। ये देश स्वतंत्र हुआ, सब जानते हैं कि उस समय भौगोलिक दृष्टि से आधे से अधिक देश के भाग में बिजली नहीं थी। आधे से भी आधा भी मैं कम बोल रहा हूँ, लगभग 70% भाग में बिजली नहीं थी, और वो धीमे धीमे आई। और ऐसे ही अभी कुछ साल पहले किसी अखबार में आया कि इस गांव के अंदर अब बिजली आने वाली है, तो गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है एक सरगस काढ़ा उत्सव मनाया, ढोल वोल ले आए, खूब खुशियाँ मनाई कि चलो अब बिजली आ जाएगी। तो उनके साथ एक कुत्ता भी जो है वो बहुत खुश हो रहा था। एक कुत्ता उस गांव का, वो भी उस मॉब में जुड़ा हुआ था। किसी की निगाह उस पर गई, उसने पूछा, ये अलिया आ शू करे छे, तने शू छे, वीजળી આવે છે તને શું છે? तो कुत्ते ने बोला, केम थांभलाओ नहीं रोपाशे। मित्रों, जानवर भी जो है वो सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। अपन कहाँ गए यार, कहाँ हैं अपन? मित्रों, अब मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं जो आपसे संबंधित है। भैया ये यहां खड़ा हूं, ठीक है ना? फोटो मेरा बरोबर आएगा? आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो सब अधिकार दिए गए हैं जिसकी शायद हमें जानकारी नहीं है। जानकारी है तो अधूरी है, और यदि जानकारी है भी तो आज तक हम ढंग से उसका लाभ नहीं ले पाए हैं। मित्रों, इसे पढ़िए, आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ये देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप मुझे सुनेंगे तो मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया पैड जो है आपको ओसवाल ट्रस्ट ने दिया है, निश्चित रूप से उसे यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, डिटेल मत लिखिए, क्योंकि ये पीपीटी आपको हम ये कंक्लूडिंग सेशन एंड ऑफ द डे आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस प्रेजेंटेशन की एक सीडी हम देने वाले हैं। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लिखिए, पॉइंट लिखने चाहिए, डेफिनेटली लिखने चाहिए, और लेकिन बहुत डिटेल में मत लिखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आप लिखने जाएंगे, मैं 4 सेंटेंस बोल दूंगा, आप 1 लिख पाएंगे, 3 जो है वो ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 लिखता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। ये कहाँ लिखा है? ये किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये बंधारण का हक हमें प्राप्त हुआ है कि हम अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा की जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और मात्र खोल नहीं सकते हैं, उसका
एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वी हैव दिस राइट टू एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और मित्रों, अब ये समझना है कि टू इस्टेब्लिश का राइट का मीनिंग क्या है, अधिकार, हमें संस्था खोलने का अधिकार का अर्थ क्या है, और अपनी चॉइस की संस्था खोलने का अधिकार क्या है, और स्वतंत्र प्रशासन का अधिकार क्या है। ये तीन वस्तुओं के ऊपर यहाँ प्रकाश डालेंगे। मित्रों, संविधान ये कहता है कि माइनॉरिटी का कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार पिछले 70 वर्ष से हमारे पास नीत है, हमारे हाथों में है, लेकिन जानकारी का अभाव जैन समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हम जो है इस अधिकार का अधिकांशतः लाभ लेने से वंचित रहे हैं। मित्रों, हम कोई भी संस्था खोल सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि यदि राज्य सरकार नहीं चाहती कि ये पर्टिकुलर कोर्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, फॉर एग्जाम्पल, आप सब एजुकेशनल फील्ड से हैं, जानते हैं कि सरकार, अगर ये आंकड़े आते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी सीटें खाली जा रही हैं हर साल, ऐसा होता भी है, तो सरकार 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बैन लगा देती कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलेगा गुजरात में इतनी पीरियड के लिए। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन यदि जैन कम्युनिटी का कोई व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, मुझे तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना ही है, तो सरकार उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती। ये अधिकार हमारे पास है। और इससे भी बड़ा एक अधिकार मैं आपको कहना चाहता हूं। पिछले 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले गुजरात समाचार या दिव्य भास्कर में पढ़ रहा था, दोनों अखबार मेरे घर पे आते हैं। उसमें लिखा हुआ था, एक न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसमें ये लिखा था कि सरकारी रेट बीएड कॉलेज की परमिशन के लिए 15 लाख रुपए। आप में से कुछ ने पढ़ा होगा कि यदि सरकार परमिशन दे तो अंडर टेबल 15 लाख रुपए की रेट चल रही है बीएड कॉलेज की। मित्र है, अच्छा, अभी हाँ निकल गई, सॉरी, बरोबर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी न्यूज़ आई थी। और देखिए, एक बात है कि ये अंडर दी टेबल वाला मामला जो है वो अपने देश का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो किसी के आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेताओं के अलावा भी जो है अफसरशाही होती है, वो भी अपना काम करती है। मित्रों, ये जो स्थिति है अंडर दी टेबल वाले की, यदि आपने एप्लीकेशन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी है तो आपको जो है सरकार ना नहीं कर सकती। ये अधिकार हमारे पास है। दूसरा, हम अपनी चॉइस की जो भी संस्था जिस तरह की भी खोलना चाहें, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल ही खोल सकते हैं या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल तक के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहें, फार्मा खोलना चाहें, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहें, उन सब के लिए आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि आप वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। और चॉइस के आपको बताया, इसके अलावा स्वतंत्र प्रशासन। देखिए, ये आर्टिकल 30 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा है, लेकिन इसको विभिन्न पार्टियों के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा समय समय पर उनको जो प्रॉब्लम्स आई टू अवेल द राइट्स, वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। देयर आर सेवरल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और वो जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो आज दे हैव टेकन फॉर्म ऑफ लॉज, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और सभी राज्य सरकारें उनको मानने के लिए बाधित हैं। और आपकी सूचना के लिए ऐसे अनेक अधिकार जो इस आर्टिकल 30(1) में से निकल के आए हैं, उसकी चर्चा हम लंच के बाद के सेशन के अंदर आपसे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। दूसरा, क्लोज 32 में लिखा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion। कोई भी राज्य सरकार किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इस ग्राउंड पर भेदभाव नहीं कर सकती कि ये माइनॉरिटी का है इन गिविंग ग्रांट्स एंड एड्स।
यदि सरकार की पॉलिसी है ग्रांट देने की या किसी तरह की हेल्प करने की, तो राज्य सरकार किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए ना नहीं कर सकता। ये अधिकार भी कहाँ लिखा है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है मित्रों, इसे हमें समझना चाहिए। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैं भारतीय जैन संगठन जैसा कहा एक बहुत ही उत्तरदायी इस देश की सामाजिक संस्था है, जो मात्र जैन समाज के लिए नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस जैन समाज, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म हमें रेडीली अवेलेबल मिलता है, लेकिन पूरे देश के लिए काम करते हैं। और इस माइनॉरिटी मिशन का मैं इंचार्ज हूँ और मेरा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि हम डे टू डे बेसिस के ऊपर क्या क्या सूचनाएं हैं, वेबसाइट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, एक्ट्स क्या हैं, उनका सारा अध्ययन करते हैं और ये अध्ययन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि ये सेशन हम यहाँ समाप्त करें, इंट्रोडक्टरी सेशन। क्या टाइम हुआ है सर? 11:30 हुआ? 11:30 हुए। हम ब्रेक लेंगे, लेकिन 2-3 यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ टी ब्रेक से पहले कि इस सेशन के बाद हम कौन कौन से सेशन लेने वाले हैं उसकी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। फाइनेंस स्कीम फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, टी ब्रेक के बाद हम तुरंत ये फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रांट एड की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, वो किस तरह की स्कीमें हैं, उसका पूरा विवरण समझेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस टू माइनॉरिटी क्या क्या हैं, जो अभी अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में से निकलकर जो बाहर आए हैं, जो राइट्स अब जो हैं वो नियम का स्वरूप ले चुके हैं, उनकी हम सब चर्चा करेंगे। और लंच, उसके बाद हम लंच लेंगे और लंच के बाद प्रोसीजर टू गेट माइनॉरिटी स्टेटस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, उनको अप्रोच करके किस तरह एप्लीकेशन करनी है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद यदि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है कोई भी कारण से, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ जाएंगे, वो सारी चर्चाएं हम आपसे करेंगे। और जस्ट 1 मिनट साहब, बस मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ रहा हूँ। लीगल मैटर्स, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस जिन इंस्टीट्यूशंस को हैं, मुझे पता है कि यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं उनकी बहुत सारी संस्थाओं को ये स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन जो राइट्स हम बताएंगे उन राइट्स में से बहुत सारे राइट्स शायद ऐसे हों कि वो अवेल नहीं कर पा रहे हों, या सरकार या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कंसर्न एजुकेशनल डिपार्टमेंट, वो उसके लिए राजी ना होता हो। वो ऐसा कहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो राइट्स जो फ्रिंज राइट्स हैं उनको वो अभी तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं आगे, हमारी इंस्टीट्यूशंस वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो ऐसे विषय में क्या क्या लीगल मैटर्स हो सकते हैं, उन लीगल मैटर्स को कैसे एड्रेस करना है, किस तरीके से हम एड्रेस करें जो हमारे हित में होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट कंक्लूडिंग सेशन में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है और अपने सबके हित में है, वर्किंग टुगेदर फॉर सोसाइटी। और उसके बाद इस कार्यशाला को अपन जो है समाप्त घोषित करेंगे। और अब क्वेरीज, देखिए हर सेशन के बाद इस तरीके का क्वेश्चन मार्क और क्वेरीज का समय आपके लिए। अब एक निवेदन यह है, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सारे हैं और ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन में आगे आने वाले हैं, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि अभी हमने जितनी बात यहाँ करी है, यदि आप माइनॉरिटी से संबंधित, आर्टिकल 30 से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी बात से संबंधित या भारतीय जैन संगठन के कार्यों से संबंधित जितना मैंने प्रेजेंटेशन इस सेशन में दिया है, मात्र उतने ही प्रश्न आप करें, ऐसी प्रार्थना। यस सर। भैया एक देना हो रही है। અમને ઇન્સ્પાયર થાય એટલા માટે થઈને કે 14 લાખ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આપણે વાત કરી, તો ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ ક્યાંથી મેળવે છે, અને બીજું ECBની જે વાત છે અત્યારે સબસિડીઝ મેટર છે, ECB માટે આપના વ્યૂઝ શું છે? આ બે ECB ઇકોનોમિકલ બેકવર્ડ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि इतना रिसर्च का वर्क
और राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था काम करती हो तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, मैं उत्तर आपको दूंगा तो शायद आप विश्वास नहीं करें। ये संस्था किसी से एक नए पैसे का डोनेशन नहीं लेती। उस बात का विटनेस रमणीक भाई, शरद भाई, भरत भाई सब हैं। ये संस्था, ये जो मैंने डिटेल दी है आपको बताई उसके इंट्रोडक्शन में, ये तो मात्र ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। हाँ जी, और एक नया पैसा मूथा जी किसी से एक्सेप्ट करते नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। अभी मूथा जी के ऑफिस में जहाँ सारा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का वर्क होता है, क्योंकि 2 सेक्शन अलग अलग हैं। सोशल डेवलपमेंट का काम सारा प्रफुल्ल जी पारक देखते हैं, जिनके अंडर में मैं भी काम करता हूँ, और ये कार्यक्रम जो लेकर आए हैं ये सोशल डेवलपमेंट में है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में मूथा जी के नेतृत्व में ही सारा कार्य होता है, और वहाँ पर ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिनकी सैलरी मंथली 2 से 3 लाख रुपया भी। ऐसे महानुभाव एक नहीं अनेक हैं। और अभी आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, पिछले 3 साल से महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, और न्यूज़पेपर में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि वहाँ के लगभग पिछले 3 सालों में 3000 किसानों ने आत्महत्याएं की। मूथा जी ने ये डिसाइड किया कि इन बच्चों को जो है हम पूना लेकर आएंगे, इनका जो है एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन करेंगे, जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन देंगे, पूरी व्यवस्था है। क्योंकि 1993 से जब लातूर महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया था, उस समय मूथा जी 1200 बच्चों को लेकर आए थे। आज वो बच्चे सब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। आज भी डिजास्टर कहीं हो जाए तो वो बच्चे सबसे पहले पहुँचते, ये खास बात है। मित्रों, 6 करोड़ रुपया अभी 1000 बच्चों पर हर साल खर्च होगा। जो किसानों के बच्चे आए हैं जिन्होंने आत्महत्या की, 1000 बच्चों पर 6 करोड़ रुपया इस वर्ष जो है हर वर्ष खर्च होगा, और ये पैसा भी मूथा जी अपने पॉकेट से देते। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया मिनिमम उनका मंथली बजट है, वो किसी से एक नया पैसा नहीं लेते। बॉम्बे में, सॉरी पूना में, हाँ जी, उसके 9th फ्लोर पर हेलीकॉप्टर आते हैं, सही बात है? बराबर, सही है। बस, थैंक यू। हाँ, देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि मूथा जी के दर्शन आपको हों। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि धार्मिक नेता या धार्मिक संत हम निश्चित रूप से डेली मिलते हैं, और अभी तो चौमासा शुरू हुआ है तो ये जैन समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ धर्म का नाम आता है तो आध्यात्मिक जो है वो शब्द हमारे मस्तिष्क में गूंजता है। लेकिन यदि सही मायनों में धार्मिक और आध्यात्मिक का संगम यदि देखना हो तो मात्र मूथा जी के पास है, वो देखिए आप। ऐसा मेरा आपसे निवेदन। एक्सक्यूज मी सर। મિત્રો, નિરંજનભાઈ હમણાં જે વાત કરી, ફોર્ચ્યુનેટલી નેપાળના અર્થક્વેક પછી એમની સાથે ત્યાં 100 દિવસમાં 100 હોસ્પિટલ બાંધવાનો જે ચેલેન્જ લીધેલી, એના માટે એક દિવસ નેપાળથી એમનો ફોન આવ્યો અને પ્રીફેબ્રિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર ત્યાં બનાવવા માટેની આખી વર્કિંગ કર્યું અમે. એટલે પૂના એમની સાથે 3 દિવસ વર્કિંગ કર્યું અને નેપાળમાં પણ એમની સાથે હતો. ધ વે હી વર્ક્સ, ઇટ ઇઝ અનબિલિવેબલ. દરેક ક્ષેત્રમાં એમનું જે જાણકારી છે, દરેક ક્ષેત્રમાં એમની જે ડેડિકેશન છે, આવી જીવતી જાગતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કહી શકો એવી આપણે જૈન સમાજની વ્યક્તિ છે. તો એ આપણા સર્વે માટે ખરેખર ગૌરવ જેવી વાત છે. ઘણું શીખવાનું છે, ઘણું શીખવાનું છે એમની પાસે. School se. Already we have submitted our files before 6. After that we have just inquired why we have not given the minority status. We have given all the papers. The answer what we got from that you have to sign a affidavit to the right of education. Right of education means 10% reservation will be for the backward class. So is it required? Because anywhere it is not been written, but now they are asking to sign me a affidavit for the minority status. बहन जी, आपने प्रश्न किया है तो मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूँ कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं।
और मैं बहुत डिटेल में आपको जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि आने वाले सेशंस में आपका जवाब उसमें सम्मिलित है, पूरा आपको जवाब मिलेगा। और जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे हम जो है ये कार्यशाला बंद नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? हाँ जी, અહીં આપો ભાઈ। બંધારણની કલમ 31 મુજબ માઇનોરિટી કોમ્યુનિટી જે છે એ સંસ્થા શરૂ કરી શકે છે અને ચલાવી પણ શકે છે, એ એનો અધિકાર છે। પણ શું એમાં એવી કોઈ જોગવાઈ છે ખરી કે એક વખત સંસ્થા સ્થપાઈ જાય અને ચલાવવાનું પણ શરૂ થાય પછી એમાં કોઈ બીજી અધર કોમ્યુનિટીને આપણે સંચાલનમાં લઈ શકીએ ખરા? તો કેટલા ટકા લઈ શકીએ, કેટલી જોગવાઈ લઈ શકીએ? તમારો પણ પ્રશ્નનો જવાબ બહુ સંક્ષિપ્તમાં ટૂંકમાં આપીશ કે કરી શકાય અને ટ્રસ્ટીઝ જે છે 2/3 ઓછા ના હોવા જોઈએ ને આપણે આગળ જે લંચ પછીનું જે આપણે સેશન લઈ સોરી ટી બ્રેક પછીનું સેશન લઈશું એનામાં એ બધી જ જે માહિતી તમને આપવામાં આવશે। યસ, હા જી। હું માનું છું ત્યાં સુધી સૌથી પહેલા કેરળના કોઈ એક વ્યક્તિ 64-65માં ગયા અને એ પછીથી માઇનોરિટીને સ્ટેટસ આપવા માટે નામદાર હાઈકોર્ટે અને સુપ્રીમ કોર્ટે હુકમ કર્યા। એ પહેલાં આ કોઈ વસ્તુ હતી નહીં અને સૌથી પહેલાં માઇનોરિટીમાં મુસ્લિમ સમાજ અને એ પછી શીખ બૌદ્ધ બધા આવ્યા। પણ જૈન લોકો જે છે મેં જે વાંચ્યું છે કે 82માં મિસ્ટર દિગંબર જૈન કરીને કોઈ સાઉથના એને માઇનોરિટી કમિશનમાં લેવામાં આવ્યા અને એ પછી આપણા જૈનોએ એમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો। પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતની અંદર 2007માં અમદાવાદની અંદર સાધુ સંતો કેળવણીકારોને જૈન ટ્રસ્ટીઓની મિટિંગ મળી અને એમાં એમ જાહેર કરવામાં આવ્યું 2007માં સર્વાનુમતે ઠરાવ કર્યો કે ગુજરાતની અંદર આપણે માઇનોરિટીનું સ્ટેટસ લેવું નથી। પરંતુ મિસ્ટર પ્રદીપ જૈન જે કેબિનેટ મિનિસ્ટર હતા રાજસ્થાન કે એમપીના અને મનમોહનની સરકારમાં જ્યારે હતા મનમોહનની સરકારે જ્યારે આ નિર્ણય કર્યો મિસ્ટર રાહુલ ગાંધી અને પ્રદીપ જૈને ફોર્સ કર્યો અને નેશનલ લેવલે યાને કે આ ફક્ત સ્ટેટનો વિષય નથી પણ આખા ઇન્ડિયાનો વિષય બનાવીને લેવાની વાત કરી એટલે ગુજરાતની અંદર આજે માઇનોરિટીનું કાંઈક કામ થાય છે। નકર હજી આપે જે પહેલાં જ કીધું કે આપણા સાધુ સાધ્વીજી મહંતો જે કંઈ કહે એને બહુ આમાં રસ નથી ને નથી। આ એક આટલા આજે આપણી સેશન્સનો અંદરનો આ એક પ્રશ્ન છે। बराबर है। गुजरात में अभी कोई साल भर से या 2 साल से या कुछ वर्षों से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हो। मेरे पास जो सूचना है आज से लगभग 15 और 20 साल पहले भी यहाँ के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो जैन समाज के हैं उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। लिंग्विस्टिक आधार पर भी मिला हुआ है और रिलीजन के आधार पर भी मिला हुआ है। लेकिन ये जैन समाज की मैं ये कहूँ कि कुछ हाँ कि जो सूचनाएं सब तक समाज तक पहुंचनी चाहिए वो समय से नहीं पहुंची, उसकी वजह से हम लाभ देखिए। मैं अभी नेट पर इनको देख रहा था, मैं पिछले 6 अगस्त को ही बेलगांव के अंदर यही कार्यक्रम लेने गया था और डाबी साहब वहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो नई दिल्ली में है उसके चेयरमैन जफ़र आगा वो खुद चीफ गेस्ट थे इस कार्यक्रम के। उनसे मेरी काफ़ी चर्चा हुई और मैंने NCMEI की जो वेबसाइट का अध्ययन किया, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाभान्वित हुए और सबने सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी स्टेटस लिया तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने लिया है। पूरे देश के 100% रूप से जितने भी उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप जानते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज जो है छोटे छोटे गांव के अंदर हर राज्य के अंदर उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सेंट जॉन्स है, सेंट पॉल्स है, सेंट जेवियर्स है, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं और वो राष्ट्र स्तरीय संस्थाएं हैं
और उन्होंने कहीं भी किसी भी राज्य में ये दर्जा लेने को नहीं छोड़ा। यदि राज्य ने नहीं दिया तो उन्होंने जो है दिल्ली जाकर ले लिया। कहने का अर्थ ये है कि आज जो भी स्थिति है उसका एक ही कारण है कि जैन समाज के पास जानकारी का अभाव है। वो अगर जानकारी होती तो हम निश्चित रूप से बहुत समय से इसका लाभ लेते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब से जागे तब से सवेरा, और हमें ये प्रयास करना चाहिए और मिलकर, क्योंकि क्या होता है अभी हम सारी चर्चा करेंगे, उसके बाद मन में ये आएगा कि अपना तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, अपने को तो क्या लाभ मिलने वाले हैं, अपन क्यों लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समाज के साथ चलना चाहिए। जो निर्णय हुआ है वो समझना चाहिए क्या हित में है। अगर मेरे हित में नहीं है लेकिन समाज के हित में है तो भी हमें वो काम करना चाहिए। जिस दिन हमारी ये मानसिकता हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये समाज फिर से तरक्की करने लगेगा। आप कहेंगे कि फिर से तरक्की करने का क्या मतलब है? हाँ, प्रश्न देखिए, बात को पकड़ी जा सकती है। मैं शायद हो सकता है इसके बारे में भी बात करूँगा कि फिर से प्रगति का अर्थ निश्चित रूप से जो हमारा सोशल स्टडी या सर्वे ये कहता है कि जैन समाज अब जो है सभी फील्ड्स में पीछे जा रहा है देश के अंदर। वो कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है, समय मिलेगा तो कंक्लूडिंग सेशन में उस पर भी हम बात करेंगे। पहला सेशन आपने बहुत कंस्ट्रक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं धन्यवाद करता हूँ ओसवाल एजुकेशन ट्रस्ट और भारतीय जैन संगठन की तरफ से। और आशा करता हूँ ये ब्रेक मात्र 10 मिनट के लिए, चाय का ब्रेक है, और चाय के ब्रेक के बाद अपन 10 मिनट में यहाँ फिर से सम्मिलित होंगे और आगे के सेशंस प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।